और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप बहुत समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ा स्वागत इस सभा में आप ही के लिए है। देखिए, ये जो आपकी धरती है, सीमांचल की धरती, ये धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। यहाँ छठ घाट है, काली मंदिर है, ईदगाह है और बड़े बड़े सूफी संतों के मकबरे भी हैं। ये एक ऐसी जमीन है जिसके कण कण में भारत है, जिसके कण कण में इस देश की संविधान, इस देश के लोकतंत्र का रूह है। ये जो धरती है बिहार की, इसी ने महात्मा गांधी को रास्ता दिखाया। यही धरती है, बिहार की धरती, जिसमें एक समय कुछ किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और आप सोच सकते हैं कि वो ऐसा समय था जब आज की तरह ये मोबाइल फोन नहीं थे, टीवी नहीं था, समाचार नहीं जाते थे, लेकिन इन किसानों ने एक इतना मजबूत संघर्ष किया, इतनी वीरता दिखाई कि महात्मा गांधी तक इनकी आवाज पहुंची। और महात्मा गांधी जी बिहार आए। बिहार आकर उन्होंने इन किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाया और एक ऐसा सत्याग्रह शुरू किया जो इस पूरे विश्व में अनोखा था। अनोखा इसलिए क्योंकि वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, और इसलिए कि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। अब मेरे इतने नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, इन सब बातों से आपका क्या ताल्लुक, मैं बताती हूं। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है, वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में हैं जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। ये हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है, जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की। और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे, कि उसमें कि जनता खिलाफ है संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश,
कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है? क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। आज मेरे तमाम नौजवान भाई यहां खड़े हैं, बताओ शिक्षित हो कि नहीं? किसने पढ़ाई की है? हाथ उठाओ। की है पढ़ाई? क्या किसी नौकरी के लिए परीक्षा दी? आपको मालूम है कि शायद 25 लाख बच्चे हर साल बिहार में ये परीक्षाएं देते हैं कि नहीं? फिर क्या हुआ? क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, आपके रिजल्ट निकले, आपकी नियुक्तियां हुई, और जो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हैं बिहार की सरकार ने भरे। आज शिक्षित हो, बेरोजगार क्यों हो? बेरोजगार क्यों हो? मैं बताऊं? देखो, एक जमाने में अगर रोजगार लेना था, ढूंढना था, तो कहां से मिलता? सबसे पहले खेतों से। खेती किसानी से आप कमा सकते थे। यहां पे जो बुजुर्ग बैठे हैं, किसान हैं, बताएंगे कि खेती से कमा भी सकते थे और रोजगार भी बनते थे। क्यों बहने, सच बात है कि नहीं? खेती में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, अपनी खेती होती थी तो कमाई हो जाती थी। आज क्या परिस्थिति है? कमा के देखो, सुबह से शाम तक खून पसीना बहाओगे, खेती में काम करोगे, लेकिन कमा नहीं पाओगे। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती किसानों को। आपको उपज का दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है? नहीं मिलता है। खाद के वितरण के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? आपको ताज्जुब होगा, मैंने यूपी में काम किया है। यूपी में मैं ललितपुर गई थी। ललितपुर में किसान खाद की वितरण की लाइन में खड़ा हुआ,
2 दिन खड़ा रहा। वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब खुलेगी, अगर मैं यहां खड़ा नहीं होऊंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खड़ा खड़ा कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वहीं पे गिर के मर गया। ये है हालत आज इस देश की, जहां भाजपा की सरकार है। वहां भी 10 सालों से भाजपा की सरकार, और यहां एनडीए की सरकार, और केंद्र में भी ना आपको खाद मिलता है। आप पेट्रोल डीजल खरीदने जाते हैं तो टैक्स पे टैक्स, महंगा से महंगा बन गया है। ट्रैक्टर पे भी टैक्स है, हर चीज हर सामान पे टैक्स है। आप कमाएंगे कैसे? दूसरी तरह से एक सरकार मिलता था, सरकारी कंपनियां, बड़े बड़े सरकारी उद्योग मिल लगते थे, तमाम इंडस्ट्री आती थी, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनते थे, सरकारी खदान होते थे। आज क्या समस्या है? नरेंद्र मोदी जी ने लगभग सारे सरकारी जितने भी बड़े उद्योग हैं, अपने 2 बड़े सेठों को दे डाले। कौन है ये सेठ? कौन बताएगा? पहले अडानी जी, बोलो अडानी जी, दूसरे अंबानी जी। आपकी सारी संपत्ति इन दोनों को दी गई है। आप मोदी जी को कभी गांव में देखते हैं? कभी घर आए हैं? कभी किसी किसान के घर में खाना खाया है? कभी किसी बहन से पूछा है कि कैसे गुजारा कर रही हैं ये इस महंगाई के जमाने में? कभी नहीं पूछा ना। सोशल मीडिया किन किन के पास है? सबके पास है। तो मोदी जी को अंबानी जी के बेटे के शादी में आपने देखा कि नहीं देखा? देखा ना। वहां भोजन खाए, वहां हाथ मिलाया, वहां हालचाल पूछे। उनको तो हमने विदेश में भी देखा है, कभी किसी राष्ट्रपति के हाथ पकड़े हुए, कभी चीन में चीन के राष्ट्रपति के हाथ पकड़े हुए बातचीत हो रही है, कभी ट्रंप के साथ भोजन हो रहा है। आपके साथ किसने बिठाया मोदी जी को गद्दी पे? किसने बिठाया? किसने बार बार उनमें विश्वास किया? आपने। किसकी शक्ति थी कि मोदी जी इतने बड़े नेता बने? आपकी। किसकी संपत्ति है कि बांटी जा रही है बड़े बड़े सेठों को? आपकी। और आपकी परिस्थिति क्या है? आपके बच्चे नौजवान यहां खड़े हैं, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, कैसे भी पैसे इकट्ठे करके, कर्ज लेके इनको पढ़ाते हो। और मैं जानती हूं कि आप में से गरीब मां अपने बेटे को सबसे पहले पढ़ाएगी, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। मैं ऐसी माताओं से मिली हूं जिनके पास कुछ छोटे मोटे सिलाई के काम किए, किसी के घर में बर्तन मांज लिए। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाना था, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना था, अपने बच्चों की तरक्की चाहते थे। ये सब आप करते हैं। जब आपके बच्चों की शादी का समय आता है, कर्ज लेते हो कि नहीं? ब्याज देते देते उम्र बीत जाती है बहनों और भाइयों, सच बात है कि नहीं? आपके कभी कर्ज माफ किए मोदी जी ने? नहीं किए ना। किसके किए हैं? अंबानी जी, अडानी जी के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, और आपकी एक कर्ज माफ नहीं किया, आपका 1 रुपया माफ नहीं किया। आज आप इस परिस्थिति में हो कि मेरी बहनों को डर लगता है, बाहर जाएंगी अपराध होगा। अपराध 3 गुना बढ़ गया है बिहार में, और सबसे ज्यादा अपराध किसके खिलाफ हो रहा है? अति पिछड़ी जाति, दलित, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ। किसी ने रोकने का प्रयास किया? नहीं। माफियाओं को बढ़ाया है आगे,
जिधर देखो माफिया चल रही है, भूमि बालू माफिया। पहले सड़कों के ठेके, बड़े पुलों के ठेके यहाँ आप लोग को मिलते थे, मतलब बिहार प्रदेश में ही मिलते थे। आज कहाँ जा रहे हैं? आज सब बिहार के बाहर के ठेकेदार कर रहे हैं। तो आप कमाएंगे कहाँ से? जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसमें रोजगार बंद हो गए हैं, और जो अभी भी खुले हैं उनका निजीकरण हो रहा है या फिर ठेकेदारी पे काम हो रहा है। कल परसों में गई, एक बड़ी फैक्ट्री थी, चीनी की मिल थी, वो चीनी की मिल बंद हो गई थी। चलिए सरकार ने खुलवा दी। खोल के पता क्या किया? जो बिहारी लोग उसमें काम करते थे उनको वापस नौकरी पे लगा तो दिया, लेकिन 40,000 रुपए से उनका वेतन 15,000 कर दिया ठेकेदारी पे। ये है नियत इनकी। तो ना आपको बड़े उद्योगों से या सरकार से रोजगार मिल रहे हैं, ना आपको खेती से मिल रहे हैं। चलो आप सोचते हैं चलो मैं अपना कुछ कर लेता हूं, अपना कारोबार शुरू कर लिया, छोटी दुकान खोल ली, छोटा सा कोई भी अपना बिजनेस कर लिया। क्या हुआ? नोटबंदी लाए ये, उसके बाद जीएसटी लाए, छोटे दुकानदारों छोटों की भी कमर तोड़ दी। से भी जो एक आध रोजगार मिल सकता था वो भी बंद हो गया। तो रोजगार मिलने के कोई साधन ही नहीं छोड़े। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आप आज कोई भी संघर्ष कर लो, आप कितना भी काम कर लो, आपके परिवार में कितने भी सदस्य हो जो रोज मजदूरी करें, चाहे आपकी महिलाएं भी जाकर मजदूरी करें, फिर भी आपका पैसा काफी नहीं हो रहा है। एक सिलेंडर खरीदने के लिए रोना पड़ता है। त्योहार आता है, छठ है, दिवाली है, ईद है, घबराहट होती है कि मेहमान आएंगे, खाना पकाना पड़ेगा, लिपाई पुताई करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। त्योहार के लिए कैसे करेंगे? आज ये आपकी स्थिति है कि यहां से छोड़कर आधी आबादी पलायन करके बड़े बड़े शहरों में चली गई। आप नौजवान हो, अभी आप गए नहीं हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको भी पलायन करके जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। और क्या सोचते हो ये आसान बात है? नहीं है। मेरी बहनें बताएंगी जिनके पति दूर बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं और ये अकेली यहाँ अपने परिवारों को संभाल रही हैं। बच्चा बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास दर दर भटकना पड़ता है, अकेले होते हैं। जब तक शहर से पैसे आते हैं समय भी लगता है। सब समस्याओं का सामना अकेली कर रही हैं। और जो वहां चले गया है पलायन करके, वो कितना संघर्ष करता है, बड़े शहर में जाता है, किसी को जानता नहीं है, किसी को पहचानता नहीं है, कहीं एक छोटा सा कमरा ले लिया किराए पे, उस कमरे में उसके साथ 10 और लोग देश भर से पलायन आके रह रहे हैं। वो बेचारा उन सब के साथ वहां रहता है, सुबह निकलता है, मजदूरी ढूंढ लेता है, जितना भी वेतन मिलता है, जितनी भी मजदूरी मिलती है ले लेता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो नौकरी कर रहा हूं, घर कुछ छोटा मैं बचा के भेज तो पा रहा हूं। बड़े शहरों में अपमान सहता है, कोई बड़ा सेठ उल्टा पुल्टा बोल देता है, उसको अपमान कर लेता है। अक्सर मैंने देखा है कि खास तौर से जो यूपी बिहार के लोग हैं जो पलायन करके आते हैं बड़े दिल्ली जैसे शहर में, उनका वहां अपमान भी होता है। वो जो गया है पलायन करके मजदूरी कर रहा है, वो अपमान भी सह लेता है, पी लेता है, क्योंकि मजबूरी है और कोई चारा नहीं है। साल में एक बार घर आएगा, त्योहार के समय, दिवाली के समय, ईद के समय, तो वही 4-5 दिन, वही 10-15 दिन मिलेंगे, तभी परिवार को देखेगा। साल भर में बच्चे कितने बड़े हो गए उसको एहसास ही नहीं होगा। क्या समस्याएं हैं जिनसे जूझ रहा है परिवार, बेचारे को पता चलेगा लेकिन आ नहीं पाएगा मदद करने के लिए।
माँ बाप खेती में अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, हाथ नहीं बटा पा रहा है क्योंकि बड़े शहर में है। ये कैसा जीवन है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसे खुशहाल प्रदेश में जहां उपजाऊ जमीन है, जहां इतनी काबिल जनता है, जिसने इस देश का निर्माण किया। देखिए, मैं पूरे देश भर में भ्रमण करती हूं, कन्याकुमारी, केरल से लेके कश्मीर तक मैंने बिहारी मजदूर देखे हैं। पूछा है, कहाँ के हो भाई? यहां के नहीं लगते तुम। मैं बिहार का हूं। क्या बना रहे हो? यहां बड़ी इमारत बनने जा रही है। इस देश का निर्माण आज भी बिहार की जनता कर रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इतनी काबिल जनता, इतने काबिल शिक्षित नौजवान। यहाँ की शिक्षा की परंपरा देखो, गर्व होना चाहिए आप सबको कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि यहीं से आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर सारे जाते थे। अरे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, इस देश के सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री यहीं के, बिहार के। तो आप सोचिए कितनी बुलंद है ये जमीन, कितनी बुलंद है ये धरती, और क्या बना दिया है इन्होंने कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप संकट ही संकट का सामना करते रहते हो और सामने सिर्फ अंधेरा दिखता है। अगर आप भविष्य का सोचो, ये मेरे सारे नौजवान साथी यहां खड़े हैं, इनका भविष्य क्या है? शिक्षित हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, बेचारे पेपर लीक होता है, पेपर देते हैं, पेपर देने के लिए ट्यूशन की फीस भरनी पड़ती है, दूर दराज ट्यूशन में भेजना पड़ता है। आप फीस इकट्ठी करने के लिए संघर्ष करते हो, कर्ज लेते हो। इनको भी लगता होगा कि माँ बाप ने कर्ज लिया हमारी फीस भरने के लिए और फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, आगे रोजगार नहीं मिलेगा। यूपी में भी ऐसा है। मैं 28-29 साल के बच्चों से मिली हूं जिन्होंने मुझे बताया कि हमारी शादी तक नहीं हो रही है और हम ठहरे हैं कि नियुक्ति होगी, नियुक्ति होगी, आज नहीं तो 6 महीने में होगी। है कि नहीं? सच बात है। और यहां ये राजनीतिक मंचों पर बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता क्या कर रहे हैं? आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? क्या भाषा शैली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या भाषा शैली है उनकी? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें। क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का? अपने पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ऐसी बातें आपके सामने करने लग गए हैं। इनकी पूरी राजनीति जनता को बांटने में रही है, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। इनका एक एक कार्यकर्ता आपके घर आता है, आपको कहता है डरना चाहिए आपको, धर्म के नाम पर वोट दो। बहनों, यूपी में मैं जहां गई थी, कई जगह जगह गई, वहां भाजपा के कार्यकर्ता जाकर प्रार्थना करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं कि धर्म के नाम पर आप भाजपा को वोट देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। ये आपको फुसलाने का काम है, आपके ध्यान को भटकाने का काम है। देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत होनी चाहिए कि आपके मंच पर आए और आपके रोजगार की बात करें, आपके मंच पर आए, आपके भविष्य की बात करें, आपके मंच पर आए, बताएं कि यहाँ का वो बड़ा पुल अभी तक क्यों नहीं बना है। आपके मंच पर आए, बताएं कि कितनी शिक्षा के संस्थान ये लगाएंगे आपके लिए, यहाँ कितने डिग्री कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां। ये बात करनी चाहिए कि ये सब उल्टी सीधी बातें, ध्यान भटकाने। आप बताइए, आपको क्या लगता है?
ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को? बहनें, 20 सालों से इनकी सरकार है। आप मुझे बताओ, आपकी तरक्की हुई है 20 सालों में? 20 सालों में आपको क्या इन्होंने 10,000, 5,000 रुपए दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? अभी दिए हैं ना, एक हफ्ते पहले दिए ना। इससे पहले 10 सालों में दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? आज क्यों दे रहे हैं? आज क्यों दे रहे हैं? मैं बताऊं, इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है बिहार में। हर चीज के लिए आपको घूस देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है। आप पहचान पत्र बनाने जाते हैं तो घूस देना पड़ता है ना? कोई छोटा मोटा काम, उसके लिए घूस देनी पड़ती है, देना पड़ता है ना? इनको घूस की आदत पड़ गई है। ये सोचते हैं कि हम भी जनता को घूस दे देते हैं, 10,000 रुपए दे देंगे बहनों को, बहनें हमें वोट दे देंगी। देखो, मैं महिला हूं तुम्हारी तरह। मैं समझती हूं कि महिला होने का मतलब क्या है। चाहे किसी भी परिवार की महिला हो, समाज की सहायता नहीं मिलती, संघर्ष अपना होता है। चाहे किसी भी परिवार की महिला हो, बाहर जाके काम करती है, घर आके भी काम करती है। उसका एक अलग बहुत गहरा संघर्ष होता है। आप नहीं समझ पाएंगे मेरे पुरुष दोस्तों, आप नहीं समझ पाएंगे। आप घर आते हो नौकरी करके, काम करके, लेट जाते हो आराम से। आप आराम से लेट जाते हो, आपके लिए कोई खाना परोस के देता है, आपके लिए कोई खाना परोस के देता है।